सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदेद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर मेरा हाल ठीक तो है, लेकिन मैं साथ ये भी चाहता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में भी वो ठीक ही रहे। अमेरिका एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ पर दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर जो कुछ भी होता है, तमाम दुनिया, तमाम ममालिक पर उसका एक असर ज़रूर होता है। और आजकल अमेरिका में बहुत कुछ हो रहा है जी। तो उसकी वजह से मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसका असर पाकिस्तान के ऊपर कैसा रहेगा। सर बिल्कुल सर, आपने जैसे कहा सर अमेरिका के अंदर बहुत कुछ हो रहा है, मैं ये इससे तो मैं एग्री करता ही हूँ, लेकिन सर इससे स्लाइटली डिसग्री करता हूँ। अमेरिका बहुत अपने मुल्क से बाहर भी चीज़ें कर रहा है जो कि हमने पहले हमें बड़ी कम देखने को मिली हैं, लेकिन अगर देखने को मिली भी हों तो आज से कुछ साल पहले थी। तो सर हम क्यों इस कॉन्वर्सेशन को अपनी हद तक महदूद रखें? हमारे पास गेस्ट भी हैं, उनको भी इंक्लूड करते हैं। उज़ैर यूनुस साहब जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं, इकनॉमिक फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट हैं। इन तमाम चीज़ों पे मेरे ख्याल में इनको कॉन्टेक्स्ट देने के लिए उज़ैर से बेहतर शख्स हमारे पास नहीं है, तो उज़ैर को इंक्लूड करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे? बिल्कुल ठीक है। अच्छा जैसा सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हम एक एक करके सारी जो चीज़ें हो रही हैं उनको देखते हैं क्या होता है। जैसे अली ने कहा कि हम चाहेंगे आप अमेरिका के अंदर क्या उसका फ़र्क पड़ेगा और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर क्या फ़र्क पड़ेगा। अगेन वेनेजुएला का जो मामला है, अमेरिका की एक मुदाखलत, निकोलस मडूरो को वहाँ से लेके जाना, अमेरिका लेके जाना, वहाँ पे उनकी अब ट्रायल जो है वो शुरू हो रही है। मामलात जो हैं वो बड़े गंभीर हैं। वेनेजुएला के अंदर प्रोटेस्ट, वेनेजुएला के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके भी अजीब अजीब में बयान मिलते हैं। कुछ कहते हैं बिल्कुल ठीक हुआ, कुछ कहते हैं बिल्कुल गलत हुआ है। आपके ख्याल में एक तो ये कि एक ऐसा प्रेसिडेंट जो कि आज से कुछ महीने पहले सालसी की प्रमोशन कर रहे थे, दुनिया के अंदर अमन अमान लाने की कर रहे थे, उन्होंने क्यों एक तो ये चीज़ की वेनेजुएला की हद तक, और दूसरा बाकी जो ममालिक हैं वो ईरान हो जाए, ग्रीनलैंड की बहुत बातें हो रही हैं, वो हमारे खित्ते के हो जाएं, उधर तक ये असरात आएंगे या डोनाल्ड ट्रंप जो है यहाँ तक रुक जाएंगे? असद देखें, जो ट्रम्प डॉक्ट्रिन अगर हम उसे कहें तो उसे समझने के लिए दो तीन चीजों पे गौर करना बहुत जरूरी है। नंबर एक ये कि डोनाल्ड ट्रम्प की एक जो कंसिस्टेंट व्यू रहा है, आप 1980 से उनके इंटरव्यू उठा के देखना शुरू कर दें, पढ़ना शुरू कर दें, तो वो हमेशा खिलाफ रहे हैं लंबी जंगों के, बिलखुसूस ऐसी जंगों के जिसके अंदर आपने नेशन बिल्डिंग करना हो। तो वो एक उनका कंसिस्टेंट व्यू है। तो जहां वो यूज ऑफ फोर्स करेंगे वो बड़ा डिस्क्रीट यूज ऑफ फोर्स होगा, और ऐसा यूज ऑफ फोर्स नहीं होगा जिसके अंदर अमरीकी फौज जो है वो इराक या अफगानिस्तान की तरह जाके 20 साल तक एक नया मुल्क बनाने की कोशिश करे जमहूरी इक़्तिदार के ऊपर वगैरह वगैरह। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा उनका डॉक्ट्रिन ये है कि वो इस्तेमाल करेंगे फोर्स, लेकिन उस वक्त करेंगे जब उन्हें लगे कि जो डील होनी है किसी भी एक्टर के साथ वो उस तरह नहीं हो रही जिस तरह वो चाहते हैं। ईरान के साथ आपने मामलात की बात की, पिछले साल जो हुए उसके अंदर एक पूरा प्रोसेस था नेगोशिएशन का जो कि कहीं नहीं गया। उसके बाद इसराइल ने बमबारी की और एंड में जाके अमेरिका ने ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक बहुत बड़ा धचका लगाया। इसी तरह वेनेजुएला में जो है पिछले एक साल से निगोशिएशंस चल रही थी। तो जब आपने मुदाखलत का, तो मैं कहूंगा कि मुदाखलत भी थी यहाँ और साजिश भी थी, क्योंकि अंदर जो वेनेजुएला में जहां तक मैं समझ चुका हूँ, रजीम के अंदर भी काफी सारे लोग ऐसे थे कि इस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुज़ाकरात करके बात को आगे बढ़ाया जाए, और उसके अंदर अगर मदुरो को हटाना पड़े तो वो ठीक है। लेकिन एंड तक मदुरो नहीं मान रहे थे। ये बात मार्को रूबियो ने पिछले हफ्ते अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही, और उसके बाद यूज ऑफ फोर्स हुआ। तो दूसरा ये कि वो डील ऑफर करेंगे, आप डील ले लें, और अगर आप नहीं लेंगे तो वो एस्केलेट करने से घबराएंगे नहीं। नंबर दो। नंबर तीन ये कि जो नेकेड यूज ऑफ पावर है, पिछले अमरीकी जो सदूर रहे हैं काफी अरसे से, वो चाहते थे कि वो फोर्स भी इस्तेमाल करें लेकिन अच्छे भी लगें दुनिया भर में। बराक ओबामा की मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि एक पूरा असैसिनेशन प्लान प्रोग्राम चलाया गया जिसमें 14-14, 15-15 साल के बच्चों को मार के अमरीकी व्यू होता था कि ये मिलिटेंट्स थे। इस पे पूरी डॉक्यूमेंटेशन इंटरनेट पे मौजूद है। लेकिन बराक ओबामा चाहते थे कि एक प्रोसेस हो, अच्छे भी लगें, लोग उन्हें यूनिवर्सिटीज में कबूल भी करें, इलीट लिबरल तबका भी कबूल करे। डोनाल्ड ट्रंप इस बात की कदर नहीं करते।
तो वो खुला आके कहते हैं कि यस हम इंपीरियल पावर है, यस हमें वेनेजुएला का तेल चाहिए, और यस अगर वेनेजुएला या दीगर ममालिक के जो लीडर हैं वो हमारे साथ ऐसी डील पे बात नहीं करेंगे जो हम समझते हैं कि अच्छी डील है, तो फिर उनको जो है फेंटा भी लगाया जाएगा। अच्छा उज़ैर, पिछले हमने देखा कि कुछ साल ऐसे भी गुजरे जब अमेरिका डॉलर प्रिंट नहीं कर रहा था। अब हमने देखा कि कुछ अरसे पहले से दोबारा डॉलर्स की प्रिंटिंग शुरू हो गई, स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर गई। फिर अभी ट्रंप साहब ने थोड़े दिन पहले कहा है कि वो चाहते हैं कि 2026 में भी स्टॉक मार्केट को कुछ ना हो। तो आपके ख्याल में जो वेनेजुएला का अटैक था, जो वहाँ से अब तेल आएगा, वो तेल ख़ास तौर पे क्योंकि बहुत वो थिक है, गुई है, और उसकी जो प्रोसेसिंग है उसके यूनिट्स ऑलरेडी अमेरिका में हैं, बल्कि इनफैक्ट 2-3 कंपनीज तो वेनेजुएला में भी हैं। आपके ख्याल में इसका असर उनकी स्टॉक मार्केट पर पड़ेगा? क्या वो उसको 2026 में नहीं गिरने देंगे? और क्या वो जो उनकी स्टॉक मार्केट है, हमारी स्टॉक मार्केट किसी तरह से भी उनसे लिंक है कि अगर उसके ऊपर या नीचे जाने से हमें कोई फर्क पड़ता है? इस पे देखिए, दो ऑयल के रिलेटेड दो चीजों पे फोकस करना जरूरी है। एक, जिसका आपने अंदिया दिया कि अमेरिका के गल्फ कोस्ट पे बहुत सारी ऐसी रिफाइनरीज हैं जो कि वेनेजुएलन क्रूड प्रोसेस कर सकती हैं। तो अगर वेनेजुएला से क्रूड, चाहे वो स्टोरेज में हो चाहे वो नई एक्सट्रैक्शन से ऑनलाइन आता है, तो उनके लिए अच्छा है, और उनके लिए अच्छा है तो उनके शेयर होल्डर्स यानी कि अमेरिकी स्टॉक मार्केट में छोटा सा शेयर है, इतना बड़ा शेयर नहीं है इन कंपनीज का, लेकिन बहरहाल फिर भी एक इम्पैक्ट पड़ेगा। जो बड़ा इम्पैक्ट है वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप, इस साल मिड टर्म का इलेक्शन है, और ये मिड टर्म अफोर्डेबिलिटी यानी कि पाकिस्तानी अल्फाज में महंगाई पे इलेक्शन लड़ा जाएगा। तो अगर तेल की कीमत $50, $40, $60 के आसपास रहती है, तो डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पार्टी एक पूरी कैंपेन चला सकती है कि देखें हमने वादा किया था कि महंगाई को हमारे हाथों लेंगे, और आप देखें कि ऑयल पर गैलन जो है या पेट्रोल पर गैलन जो है वो $3 के नीचे है, और ये वादा पूरा किया मैंने। तो उनकी एक कैंपेन, ये बड़ा इम्पैक्ट है। अब उससे जो जुड़ा हुआ इम्पैक्ट है वो ये कि अगर तेल की कीमत नीचे रहती है और महंगाई की शरह अमेरिका में नीचे रहती है, तो फेडरल रिजर्व जो है, जो सेंट्रल बैंक है, वो भी रेट्स कट करेगा। उसके ऊपर दबाव पिछले साल आपने बहुत देखा डोनाल्ड ट्रंप और उनकी इंतजामिया का कि रेट कट किया जाए। तो जब रेट कट होगा तो उससे स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, इलेक्शंस के लिए अच्छा है डोनाल्ड ट्रंप का। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान को इस पॉलिसी अगर ये होती है सक्सेसफुल, तो दो जगहों पे फायदा है पाकिस्तान को। नंबर एक ये कि पाकिस्तान एक एनर्जी इंपोर्टर है। अगर आलमी मंडी में तेल की कीमत $50 के आसपास रहती है, तो पाकिस्तान का वो जो फेमस हमारा वर्ड है जिसमें हम आंखें रगे बैठे रहते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट, वो मैनेजेबल रहेगा। और अगर करंट अकाउंट डेफिसिट मैनेजेबल रहेगा, डॉलर की कीमत मैनेजेबल रहेगी, इन्फ्लेशन मैनेजेबल रहेगी, और जो महंगाई जो कि तेल की कीमतों से बहुत जुड़ी हुई है पाकिस्तान में, उसे हुकूमत पाकिस्तान कंट्रोल करने में कामयाब रहेगी। नंबर एक। नंबर दो, अगर फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट कट करता है, तो इंटरेस्ट रेट अगर अमेरिका में कट होंगे तो उससे जो कीमत है डॉलर की, वो सस्ती होगी। और जब डॉलर की कीमत यानी कि उसकी शरह सूद सस्ती होती है, तो इमर्जिंग और फ्रंटियर मार्केट, जिसके अंदर पाकिस्तान भी है, वियतनाम, भारत, बांग्लादेश वगैरह, वहां पर जो है कैपिटल जाने लगता है, उनकी स्टॉक मार्केट्स में भी और उनके दूसरे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी। तो पाकिस्तान को इसका भी फायदा हो सकता है। इसे हम कहते हैं रीच फॉर यील्ड। तो अगर इंटरेस्ट रेट्स कट होती हैं अमेरिका में और अमेरिका में महंगाई की शरह और नीचे आती है, तो उसका एक मुस्बत इम्पैक्ट जो है पाकिस्तान की मईशत पे भी जरूर पड़ेगा। अच्छा ज़ैर, आपने अभी मिड टर्म्स का जिक्र किया, तो आपके ख्याल में जो डोनाल्ड ट्रंप की ये वाला, इसको गैम्बल तो मैं नहीं कहूँगा, उन्होंने बड़ा, आप जैसे आप कह रहे हैं, बड़ा वेल थॉट आउट किस्म का एक चीज़ की है जिसके अंदर उन्होंने वेनेजुएला और उसकी ऑयल की जो रिजर्व्स हैं और उनका मौजूदा ऑयल है उसको टारगेट किया, उससे शायद उनको फ़ायदा पहुँच जाए। बट ऑन दी अदर हैंड जो मिड टर्म्स के अंदर दूसरी डेमोक्रेटिक पार्टी है, उनकी क्या स्टैंडिंग है इस टाइम के? आर दे गेयरिंग अप? वहाँ पे आपको लग रहा है कोई अपसेट क्रिएट हो सकता है, या ये एक श्योर विन है डोनाल्ड ट्रंप की इस वक्त की काबीना के लिए कि जी वो आगे जाके मिड टर्म्स भी स्वीप कर लेंगे और आगे जाते हुए अपनी पूरी प्रेसिडेंसी जो है बड़े सुकून से करेंगे? क्या आपको लग रहा है इसके अंदर कोई चेंज है? अगेन जो वॉर एंगल है इसके अंदर, मैं वो चाहूँगा उस पर ज़रा रोशनी डालें आप। अमरीकी जो सियासी निज़ाम है, उसके अंदर मिड टर्म इलेक्शन हिस्टोरिकली
जो सदर की पार्टी होती है उसका नुकसान होता है। तो अगर आप अमरीकी सियासत देखें तो मिड टर्म में जो भी प्रेसिडेंट हो, डेमोक्रेट हो, रिपब्लिकन हो, उसकी पार्टी को थोड़ा सा धचका लगता है। ये आपने बाइडेन के जमाने में भी देखा, ऑल्दो उस वक्त डेमोक्रेट्स ओवर परफॉर्म बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन एट द टाइम। तो ये बड़ा मुश्किल इलेक्शन होगा। इसके साथ साथ जो मसला इस वक्त ये है कि रिपब्लिकन पार्टी और सदर ट्रंप बिलखुसूस पोलिंग डेटा में दिखाता है कि डीपली अनपॉपुलर है अमेरिका के अंदर इस वक्त। कोई 30% के आसपास, 35% के आसपास उनकी पॉपुलैरिटी इस वक्त है, तो एक लो पर है। लेकिन इसके साथ साथ जो डेमोक्रेटिक पार्टी है ओवरऑल, अगर आप वही पोलिंग डेटा देखें तो लोग डेमोक्रेटिक पार्टी को भी पसंद नहीं करते। तो किस तरह अब इलेक्शन कैंपेन रन होगी लोकल लेवल पर, ये देखना पड़ेगा। लेकिन एक बात जो है वो श्योर शॉट है, वो ये कि ये इलेक्शन महंगाई के ऊपर होगा, ये इलेक्शन डोमेस्टिक इमिग्रेशन पॉलिसी पे किसी हद तक होगा। बिलखुसूस आइस की जो डिप्लॉयमेंट है, आपने देखा होगा पिछले दिनों एक अमरीकी शहरी को आइस ने गोली मार के हलाक कर दिया मिनेसोटा के मिनियापोलिस में। बिल्कुल, तो ये लोकल लेवल्स पे इलेक्शन होगा और हर जगह का जो है एक अपना डायनामिक है हर स्टेट का। लेकिन महंगाई जो है वो एक कॉमन थीम उभर के आपको सामने नजर आएगी इस इलेक्शन के अंदर। सवाल जो है वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए अगले 6 माह बड़े जो है इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर उनकी पार्टी को बड़ा धचका मिड टर्म में लगता है और हाउस के अंदर बिलखुसूस डेमोक्रेट्स की मेजोरिटी आती है, तो फिर कांग्रेस के अंदर जो मोमेंटम शिफ्ट होगा वो डोनाल्ड ट्रंप को एक तरह से लेम डक बना देगा डोमेस्टिक पॉलिसी तक। ये बात पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए जानना जरूरी है कि अमरीकी कांग्रेस जो है वो ओवरसाइट तो कर सकती है फॉरेन पॉलिसी की, लेकिन फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस पॉलिसी की हद तक एडमिनिस्ट्रेशन के पास बहुत ज्यादा जो है वो हथियार मौजूद हैं, बहुत ज्यादा पॉलिसी लीवर्स मौजूद हैं। तो वो अगर नेम तक बन भी जाते हैं तो डोमेस्टिक जगह पर ज्यादातर इम्पैक्ट होगा, लेकिन इंटरनेशनल और फॉरेन पॉलिसी पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फिर भी एक बहुत ताकतवर सदर रहेंगे। अच्छा, आपने जिस तरह से कहा कि ये इलेक्शन ज़्यादा महंगाई के ऊपर होगा, सो जाहिर है अगर इस तरह से एक्स्ट्रा तेल वेनेजुएलन ऐड हो जाएगा तो वो खाली तेल की हद तक नहीं, तेल की वजह से हर चीज़ की कीमत नीचे जाती है, प्लास्टिक नीचे आ जाता है, जो कि हर चीज़ में यूज़ होता है। सो बात यह है कि अगर एक शख्स को अ पेयर ऑफ डेनिम सस्ती मिलनी शुरू हो जाती है तो जाहिर है जो प्रेसिडेंसी है वो तो विक्ट्री लैप ले सकती है कि देखें हमने चीज़ें सस्ती कर दी हैं। बट ऑन दी अदर हैंड आप देख रहे हैं कि मेटल्स जो हैं वो कंटिन्यूसली महंगे हो रहे हैं डॉलर के अगेंस्ट। इसका मतलब है कि डॉलर अपनी वैल्यू तो लूज़ कर रहा है। तो आपको लगता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो पूरी दुनिया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डॉलर के रिजर्व्स बनाने कम कर देगी या उनको निकाल कर मेटल्स की तरफ जाएगी, जिसकी वजह से इवेंचुअली डॉलर मजीद वीक होगा? इस पे दो चीजें हैं। जो महंगाई वाला पॉइंट है उससे मैं एक और ऐड ऑन भी कर दूं कि अप्रैल में ट्रंप ने शी जिनपिंग से मुलाकात करनी है, और अगर शी जिनपिंग से डील हो जाती है तो ये जो टैरिफ्स हैं जिसकी वजह से महंगाई भी आम अमरीकी शहरी को एक्सपीरियंस करना पड़े हैं, जीन्स महंगी हो गई, खिलौने महंगे हो गए थोड़े बहुत, तो अगर ये टैरिफ्स जाते हैं तो इसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। उसके साथ साथ उस डील के अंदर अमरीकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की जो परचेस है चाइना वो अगर बढ़ाता है या अमेरिका में इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई एग्रीमेंट होती है तो रिपब्लिकन स्टेट्स का फायदा होगा। तो ये भी एक मोमेंटम दे सकता है सदर ट्रंप और उनकी पार्टी को। तो इस पे आपने अप्रैल की जो मीटिंग है उस पर बड़ी गहरी नजर रखना होगी। जहां तक सोना और चांदी की कीमत की बात है और अमेरिकी डॉलर की के इन्फ्लुएंस की बात है, एक तरह से क्योंकि अमेरिका ने खुद पिछले साल इस सदर की वजह से अपने ही फाइनेंशियल सिस्टम जो कि खुद अमेरिका ने बनाया था उसे धचका लगाया है, तो दुनिया भर की सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो गोल्ड यानी कि सोना खरीद रही हैं टू हेज अगेंस्ट डॉलर वॉलेटिलिटी। इसका मतलब ये नहीं कि डॉलर का एरा खत्म हो गया। मैं एक बड़ा सिंपल सा जो है टेस्ट अपने दिमाग में हमेशा रखता हूँ, वो ये है, और आप भी इस पे अपना जवाब दे दें कि अगर हम किसी भी पाकिस्तानी छोटे गांव के अंदर हो या किसी भी भारतीय छोटे गांव के अंदर हो या नाइजीरिया के अंदर छोटे गांव के अंदर हो और हमारे हालात मुश्किल हो जाएं और आपकी और मेरी जेब के अंदर $100 की नोट हो और 100 पाकिस्तानी रुपी उसी इक्विवेलेंट वैल्यू के पाकिस्तानी रुपए हो या कोई और करेंसी हो, युआन हो या ब्राजीलियन रियाल हो या रशियन रूबल हो, तो गांव के अंदर अगर आपने उस ट्रबल से निकलना है तो $100 ही आपको उस ट्रबल से निकालेगा, युआन और रियाल जो है वो नहीं निकालेगा। तो जब तक ये पर्सपेक्टिव दुनिया में रहेगा कि डॉलर कैन गेट यू आउट ऑफ ट्रबल, मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा कोई रिस्क है स्ट्रक्चरली इस वक्त डॉलर को।
जी बिल्कुल, आपने ये तो आई थिंक बिल्कुल बिल्कुल ही ठीक बात की आपने। डॉलर ही मसले से निकालता है हमें तो खास तौर पे। अच्छा उज़ैर, ये बताइएगा, अब चले ये हमने अमेरिका की हद तक जो एक मसला चल रहा है, जैसे अली ने इंट्रो में अपने कहा बहुत सारे मसले चल रहे हैं। ईरान के अंदर जो प्रोटेस्ट हैं और इन्फ्लेशन का जो मामला चल रहे हैं वहाँ के अंदर, अब वो एक ऐसे पॉइंट पे पहुँच गए कि वहाँ पे एक दो दिन से इंटरनेट जो है नेशन वाइड वहाँ पे बंद है। वहाँ पे प्रोटेस्टिंग जो है उसके अंदर मज़ीद जो है एग्रेशन जो है वो बढ़ती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप की आज से कुछ हफ्ते पहले ट्वीट भी थी कि जी अगर प्रोटेस्टर्स के ऊपर किसी किस्म का तशद्दुद हुआ तो वी आर लॉक्ड एंड लोडेड, टू कोट डोनाल्ड ट्रंप। सो क्या आपको लगता है कि एक रजीम चेंज के बाद वो कह रहे हैं जी कि अगर एक की है हाथ ज़रा मामला ज़रा गर्म है तो दूसरी भी कर दें? क्या ईरान के अंदर ये मामला हो सकते हैं? ईरान में जो जहां तक मैं समझ पाया हूँ, ये इसराइल की अटैक्स के बाद बहुत डिवाइड रहा है हुकूमत के अंदर भी, और वहां पे कंपीटिंग पावर सेंटर्स हैं। एक पावर सेंटर आईआरजीसी और खमेनी साहब का है, एक पावर सेंटर आर्तैश जो कि उनकी रेगुलर फोर्सेस है उसका है, और ईरानी इलीट्स जो सिविलियंस हैं वो भी हमेशा से प्रैग्मेटिक्स और रेडिकल्स में डिवाइडेड रहे हैं। अब जो इन्फ्लेशन का मसला है उसकी वजह से हर थोड़े साल बाद आपको याद होगा ईरान में ऐसे मामलात होते हैं, लेकिन द रेजीम सर्वाइव्स। इस वक्त जो है एक पूरी कोशिश की जा रही है कि रेजीम को धचका दिया जाए, और उसकी अंदरूनी वजूहात ज्यादा हैं, बैरूनी वजूहात कम है। अंदरूनी वजूहात ये हैं कि खामेनी साहब की उम्र काफी बड़ी हो गई है, पूरा का पूरा निजाम जो है वो तैयार बैठा है कि उनका जब इंतकाल हो तो किस तरह कंपीटिंग पावर सेंटर्स जो हैं वो अपना हिस्सा थोड़ा बढ़ाएं सिस्टम के अंदर। तो ये सिस्टम की लड़ाई इस वक्त ईरान में चल रही है। अमेरिका और इसराइल के लिए ये एक ओपनिंग है, क्योंकि न्यूक्लियर प्रोग्राम को तो उन्होंने धचका वैसे ही लगा दिया, जो बैलिस्टिक प्रोग्राम है या बाकी जो चीजें हैं उसे वो हर्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस केओस। तो अब देखना ये होगा कि कितना ईरानी जो रजीम है वो कितनी ब्रुटैलिटीज के साथ इस प्रोटेस्टर्स के साथ डील करता है। लाइव फायर की खबर आपको वीडियोस भी नजर आ रही है इंटरनेट शटडाउन से पहले। हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैव बीन किल्ड, ये कंफर्म बात है। अगर आप लोकल ईरानी लोगों से सोर्सेज से भी बात करें तो वो कंफर्म करते हैं। लेकिन हिस्टोरिकली रेजीम हैज सर्वाइव्ड। अब देखना ये होगा कि इसमें अगर अमेरिका स्टेप इन करता है तो क्या रजीम कोलैप्स होता है कि नहीं। हिस्टोरिकली अगर आप दुनिया भर के एग्जांपल्स देखें तो अगर आप बैरूनी ताकत को इंसर्ट करते हैं डोमेस्टिक क्राइसिस के अंदर तो एक रैलिंग अराउंड द फ्लैग होता है। तो मुझे लगता है कि अगर ट्रंप इंटरवीन करेंगे तो ये रजीम के लिए बेहतर होगा, क्योंकि उसे मौका मिलेगा ये कहने का कि देखें ये सारे प्रोटेस्टर जो हैं वो यहूदी एजेंट हैं, मोसाद के एजेंट हैं या अमेरिका के CIA के एजेंट हैं, और अब हम इन सबको टंगाएंगे। और उस पर फिर आप आर्ग्यू नहीं कर सकते क्योंकि अमेरिका ने ओवरटली इंटरवीन कर दिया है फोर्स इस्तेमाल करके। तो प्रेशर बिल्ड हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रजीम इतनी आसानी से कहीं जाने वाला है ईरान का इस वक्त। राइट, बिल्कुल। यहाँ पे उज़ैर करेंगे एक छोटी सी, उसके बाद उज़ैर के साथ कॉन्वर्सेशन फिर से आगे रखेंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। नाज़रीन, उज़ैर यूनुस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम थोड़ा सा अहाता करने की कोशिश करेंगे दुनिया भर में क्या हो रहा है। इससे ब्रेक से पहले हम ईरान की बात की, वेनेजुएला अमेरिका की बात की। अली, आपका सवाल। जी उज़ैर, इस वक्त मतलब अमेरिका और पाकिस्तान की बात तो चलती रहेगी, लेकिन अगर आप पूरी दुनिया को देखें, फ़लस्तीन में तकरीबन इसराइल ने जो कर रहा है उसको तकरीबन 3 साल गुजर चुके हैं। यूक्रेन रशिया को भी मेरे ख्याल में तकरीबन इतना अरसा गुजर चुका है। यमन में इस वक्त सऊदीया और जो UAE हैं वो भी आपस में ज़रा नाखुश हैं। इसी साल या सॉरी पिछले साल पाकिस्तान और इंडिया 2 एटमी ताकतों की बाकायदा जंग हुई। अब नाइजेरिया से ख़बरें आ रही हैं, जो उनकी अपोजिशन है उनका क्लेम है कि एनीवेयर बिटवीन 1000 to 5000 पीपल हैव बीन शॉट डेड बाय द पुलिस। सो ये जो इस वक्त पूरी दुनिया में चल रहा है ये हमारी ही ज़िंदगियों में होना था। ये क्या वजह है कि इस वक्त कल्मिनेट हो गया है और ये आपको मुस्तकबिल करीब में ये बेहतर होता नज़र आता है? इस पे जो मेन ड्राइवर है वो ये कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है इस वक्त वो एक बड़े ट्रांजिशन मोमेंट से गुजर रहा है, और ये ट्रांजिशन जो है इस वक्त हमारी जिंदगी में इसलिए हो रहा है क्योंकि सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद दुनिया एक यूनिपोलर मोमेंट में गई, और वो यूनिपोलर मोमेंट बड़ा यूनिक था तारीख के अंदर कि एक ग्रेट सुपर पावर हो और उसके पास कोई कंपटीशन ना हो।
21वीं सदी में पिछले 26 साल अगर हम देखें तो अमेरिका फिर भी डोमिनेंट एक्टर तो रहा है, लेकिन जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसके अंदर कंपीटिंग पावर सेंटर्स उभर के सामने आए हैं। रशिया ने मॉडर्नाइजेशन की, अपनी फौज की, यूक्रेन में कामयाबी फिर भी हासिल ना हुई। चीन मॉडर्नाइज कर रहा है माशी तौर पे, एआई के अंदर, इमर्जिंग टेक में पीयर पावर है अमेरिका का। और दूसरे जो छोटे ममालिक हैं रिलेटिवली स्पीकिंग दुनिया के मैप के ऊपर, मिडल ईस्ट के अंदर, अफ्रीका के अंदर, वो अपनी रीजनल मसल जो है वो फ्लेक्स कर रहे हैं। और उसके साथ साथ अमेरिका के अंदर एक फॉरेन पॉलिसी एवोल्यूशन आई है कि दुनिया का ठेका अब हम अमेरिका यानी कि नहीं लेगा, और दूसरे ममालिक ने अपना जो है बर्डन खुद उठाना है। तो इसके दो पहलू हैं। एक तो अगर आप ग्रेट पावर कहता है कि दूसरे ममालिक अपना बर्डन या शेयर खुद ज्यादा उठाएं, तो उसका मतलब है कि वो जब बर्डन उठाएंगे तो वो थोड़ी हरकतें भी अपने हिसाब से करेंगे जो उन्हें लगता है ठीक है या गलत है। सऊदी अरब, यूएई आपके सामने एज एन एग्जांपल ऑफ दैट। और दूसरा ये कि जो ममालिक हैं जिन्हें लगता है कि पिछले 50-60 साल के अंदर जो इंटरनेशनल ऑर्डर क्रिएट किया गया मगरिब की तरफ से, उसमें उनका हिस्सा और इन्फ्लुएंस जो है वो जायज नहीं था, और अब उनके पास मौका है कि वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएं। बिलखुसूस रूस आपको नजर आता है, चीन ये नजर आता है काम करते हुए। भारत का भी एक पर्सपेक्टिव है इसके ऊपर कि इंटरनेशनल सिस्टम में भारत की जगह थोड़ी और बढ़नी चाहिए। तो वो फिर मिलिटरीली, डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली अपनी मसल्स फ्लेक्स करेंगे, और वो आपको होता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि आने वाले 5-10 सालों के अंदर जो है ये आपको फिजर जो हैं बढ़ते हुए नजर आएंगे, और उसके साथ साथ या वो जंग हो या वो सर्द जंग हो, चाहे वो माशी जंग हो, पाकिस्तान के खत्ते में बिलखुसूस आपको ये बढ़ती हुई नजर आएगी अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल ज़ाहिर आपने जिक्र ही कर दिया कि हमारा खिता जो है उसके अंदर मामलात जो हैं वो बढ़ते रहेंगे। एक तो देखें ना, पाकिस्तान की इस वक्त डिप्लोमेसी की हद तक पोस्ट वॉर विद इंडिया तो हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। दुनिया की तरफ से हमारी एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो बढ़ गई है, और उसके अंदर सबसे आई थिंक ज़्यादा जिस चीज़ को हम सराह रहे हैं वो अमेरिका के साथ रिलेशनशिप जो है वो बहाल हो गए हैं, जो कि आपने देखा है कि पीटीआई के दौर में, इमरान खान के दौर में वो बिल्कुल ही फ्रोज़न थे। लेकिन इस पर्टिकुलर जो हमारी गवर्नमेंट है उसके साथ अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर हैं। एक तो इसका हमें आगे जाते हुए कितना इसका फ़ायदा होगा, पहला सवाल ये। दूसरा ये कि पाकिस्तान के अंदर जो मईशी सूरत हाल है हमारी अपनी, क्या उसके अंदर आप देखते हैं किसी किस्म की बेहतरी आ गई है? मतलब डिप्लोमेटिक एक मामला तो एक अलग चीज़ होती है, क्या हमारी डोमेस्टिक सूरत हाल के अंदर आपने मतलब 2025 पूरा अगर हम देख लें उसके अंदर कुछ बेहतरी आई है? आर वी इन द राइट ट्रेजेक्ट्री? और दूसरा या फिर ये कि हम उधर ही खड़े हैं लेकिन अभी एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर जो है बस वो चल रहा है, और ये कभी भी हमारी जो फॉल्ट लाइन्स हैं वो मुतासर हो सकती हैं? पहले सवाल का जवाब यह है कि द बॉल इज इन पाकिस्तान कोर्ट। कल या परसों की एक खबर थी वॉल स्ट्रीट जर्नल की, पहले भी जिक्र हुआ मेटल्स के ऊपर, कि कॉपर के ऊपर जो है पूरी दुनिया में एक जो है दुनिया भाग रही है कि कॉपर मिल जाए, कहीं से कॉपर मिल जाए, उस पर बहुत ज़रा इंपॉर्टेंस दी जा रही है इस वक्त, राइटफुली सो। दुनिया के अंदर वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व्स बट येट मोस्ट अनडेवलप्ड रिजर्व्स इन द वर्ल्ड पाकिस्तान के अंदर है, रिकोडिक के अंदर। वो आपने बैरिक गोल्ड के साथ डील करके बेसिकली मगरिब के हाथ में दे दिए, चीन के हाथ में नहीं दिए। अब उस पूरे इकोसिस्टम से क्या पाकिस्तान और पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स एक पूरा माइनिंग का सेक्टर बना सकते हैं जिसमें वैल्यू एडिशन भी हो, जिसपे बैटरीज भी पाकिस्तान में बने, क्योंकि कॉपर तो कोर इंग्रेडिएंट है इन सब चीजों के अंदर। तो क्या आप एक पूरी इंडस्ट्री बना सकते हैं उस रिकोडिक की माइन के आसपास? सवाल पाकिस्तान के लिए है ये, और अगर आप बना लेते हैं तो फिर जरूर आपका माशी पावर दुनिया के अंदर, सप्लाई चेन लिंकेजेस दुनिया के साथ एक बड़े क्रिटिकल सेक्टर के अंदर बहुत बढ़ जाएंगी। और अमेरिका रेडी है आपको फाइनेंस करने के लिए। आईएफसी, वर्ल्ड बैंक, डीएफसी ने ऑलरेडी इंडिकेट किया है कि वो रिकोडिक के लिए पैसे देंगे। अब क्या पाकिस्तान एक राइट पॉलिसी अपना सकता है या नहीं, ये पाकिस्तान और पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स के लिए चैलेंज है। जहां तक ओवरऑल ताल्लुक है पाकिस्तान और उसकी इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन का, देखिए ये तो कहना होगा कि जहां पाकिस्तान 2022, 23, 24 में खड़ा था, यानी कि एक्सटर्नल डिफॉल्ट की क्लिफ के ऊपर खड़ा था, वहां से चीजें बहुत बेहतर हुई हैं। महंगाई जो 38% पे थी वो अब काफी हद तक कंट्रोल में आ गई है। लेकिन ये स्टेबलाइजेशन बहुत दफा पाकिस्तान में हम देख चुके हैं क्योंकि आईएमएफ प्रोग्राम है। उसके साथ साथ जो रिफॉर्म्स होने हैं, मैं अभी भी ये कहूंगा कि रिफॉर्म्स का प्रोसेस उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ा
जितना बढ़ना चाहिए था। हाँ, ये जरूर है कि जो कुछ बड़ी चीजें हैं वो सिस्टम ने आगे बढ़ाना शुरू की हैं। पीआईए की प्राइवेटाइजेशन, मैं कहता हूं कि बहुत बड़ा इन्फ्लेक्शन पॉइंट था दिसंबर का। अब क्या यही मोमेंटम एनर्जी सेक्टर के अंदर कंटिन्यू होगा, जहां आप एनर्जी सेक्टर को डीरेगुलेट, प्राइवेटाइज करके जो है ये जो 3 ट्रिलियन प्लस का जो डेट है, सर्कुलर डेट, उससे डील कर पाएंगे? अगर आप कर लेते हैं इस साल के अंदर इस प्रोसेस को, तो बहुत पाकिस्तान में चीजें बेहतर हो जाएंगी। एनर्जी सेक्टर का इशू सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान के लिए, और उस पर रिफॉर्म्स और प्राइवेटाइजेशन की शदीद जरूरत है। तो जहां जब हम बात करते हैं पॉलिसी मेकर से, तो वो तो कहते हैं कि हम सीरियस हैं इस प्राइवेटाइजेशन पे, और हमें उन्हें अब सीरियस लेना भी चाहिए पीआईए की प्राइवेटाइजेशन के बाद। लेकिन असल जो टेस्ट है हुकूमत का, वो ये है कि वो जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं जिसकी वजह से सस्टेनेबल ग्रोथ पाकिस्तान में हो सकती है, क्या वो स्टेप्स लेंगे या नहीं? अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के पास इस वक्त बहुत बड़ी है। मैं कहूंगा कि पिछले 10-15 सालों में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के पास नहीं आई कि अगर इस वक्त आप रिफॉर्म करते हैं, और इस वक्त आप सऊदी अरब, तुर्की, अमेरिका, चीन, सब ममालिक को आपकी जरूरत है, उस डिसीजन का आप फायदा लेके अपनी मईशत को मुस्तहकम कर देंगे, तो अगले 15-20 साल में पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमिकली बहुत मजबूत हो सकता है। अच्छा उज़ैर, हमने माजी में ये बहुत दफ़ा देखा है कि पाकिस्तान जब स्टेबिलिटी की तरफ जाता है तो उसके बाद आईएमएफ प्रोग्राम को छोड़ देता है, उसको पूरा नहीं करता। और अभी फिर जैसे ही आपने कहा कि हमने स्टेबिलिटी अचीव कर ली है, तो कोई हमारे पास ऑन रिकॉर्ड ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन चहमगोइयाँ हमने भी सुनी है, आपने भी सुन रखी होंगी कि जो हमारे हुक्मरान हैं उन्होंने इस तरह की बातें शुरू कर दी हैं कि शायद हम इस प्रोग्राम को पूरा ना करें, इससे निकल जाएं। कोई तरीकाकार है उनको समझाने का कि बात सिर्फ चंद बिलियन डॉलर्स की नहीं होती, आपकी क्रेडिट रेटिंग की होती है, जो कि आईएमएफ के होने की वजह से बेहतर रहती है, आपके जो मसाइल हैं वो मज़ीद ख़राब नहीं होते, और उसको आईएमएफ प्रोग्राम को पूरा किए बगैर छोड़ना और उसके बाद 1-2 साल बाद डेस्परेशन के साथ वापस जाने से बेहतर है कि इसको कंप्लीट किया जाए। बिल्कुल, मैं यही कहूँगा कि ना सिर्फ कंप्लीट किया जाए, बल्कि वो जो पुरानी खराब आदतें हैं उन्हें परमानेंटली छोड़ा भी जाए। मिसाल मैं इसकी ऐसे दूंगा कि हम सब, हमारे खानदान, आपके व्यूअर्स के खानदान में कोई ना कोई होगा जिसे शुगर की बीमारी है, और हमेशा ये होता है, मैंने अपने खानदान में देखा है कि जी परहेज नहीं किया, अब आपको जो है वो गैंग्रिया हो गया है, अब डॉक्टर ने आपको आईसीयू में डाला, आपका अंगूठा काट दिया, आपका हाथ काट दिया, या आप बिल्कुल बाल बाल बच गए इंसुलिन शॉट्स की वजह से। फिर आप कहते हैं कि जी अच्छा अब मैं परहेज करूंगा, और आप थोड़े टाइम के लिए परहेज करते हैं, और उसके बाद फिर आपको जो है वो गाजर का हलवा और मिठाई और हलवाई की जो सारी चीज़ें हैं वो बड़ी पसंद आती हैं, और अगली दफ़ा आप जब बीमार होते हैं तो और ज़्यादा बीमार होते हैं। और कई लोग ऐसे भी हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं, जो इसी वजह से जल्दी फौत भी हो जाते हैं क्योंकि वो परहेज नहीं करते। पाकिस्तान की मईशत का एग्जाम्पल बिल्कुल यही है कि आप परहेज नहीं करते, फिर आप दौड़ते हुए जाते हैं आईएमएफ के पास, जो आपको आईसीयू में डालता है, जबरदस्ती आपसे परहेज कराता है, फिर आपको लगता है कि नहीं अब तो सब ठीक हो गया, लेकिन आप जैसे ही हॉस्पिटल और आईसीयू से निकलते हैं फिर हलवाई की दुकान पे जाके खड़े हो जाते हैं। आपने इस दफा जो है आईएमएफ का पूरा प्रोसेस कंप्लीट भी करना है, और उसके बाद आपने परहेज भी करना है, वर्जिश भी करनी है, रिफॉर्म भी करने हैं। वो सारी वही चीजें हैं जो कि एक डायबिटिक को करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि आदत खराब है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान को हमेशा लगता है कि कोई ना कोई आके पाकिस्तान और उसकी मईशत को बचा लेगा, तो वो बुरी आदतें छूटती नहीं है। तो उम्मीद यही है कि वो बुरी आदतें छूट जाएं और कुछ सीखा हो इस क्राइसिस से, क्योंकि देखें 2022 और 24 का जो क्राइसिस था वो रीसेंट मेमोरी में बहुत गंभीर क्राइसिस था। पाकिस्तान वाज वेरी क्लोज टू एक्सटर्नल डिफॉल्ट, और ये ऐसा डिफॉल्ट सिनेरियो है जो कोई नहीं चाहता कि पाकिस्तान में हो ऐसा सिनेरियो। तो अगर आप उसके करीब आ गए हैं और बाल बाल बच के निकले हैं, तो उम्मीद यही की जा सकती है कि पॉलिसी मेकर्स इस दफा हलवाई की दुकान पे वापस नहीं जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा उज़ैर, ये भी बताइएगा कि ये तो हो गया ना हमारे डोमेस्टिक मईशी मामला, डिप्लोमेसी के ऊपर आपने बिल्कुल बेहतरीन खूबसूरती से बताया कि क्या चीज़ें हैं, तो बॉल इज इन आवर कोर्ट। लेकिन ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर पे ऊपर एक हमारे मसले मसाइल चल रहे हैं, एक तरफ हिंदुस्तान है, एक तरफ अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के साथ एक ट्रेड का जो मामला है वो नहीं चल रहा है, यहाँ पर बहुत सारी जो प्रोड्यूस है जो अफगानिस्तान एक्सपोर्ट होती है वो नहीं हो रही, और उससे दोनों तरफ एक नुकसान हो रहा है। एक तो इसके अंदर कोई किस तरह से चेंज आप देखते हैं अफगानिस्तान की हद तक? और दूसरा जो एक बहुत अहम सवाल है कि अभी जंग के बाद दोनों मुल्कों की तरफ से अक्टूबर जो गुजरा है वो एक बताया जा रहा था ऐसा महीना जिसके अंदर पाकिस्तान और इंडिया के मामला फिर से
एक जंगी सूरत हाल में दाखिल हो सकते हैं। अल्लाह का शुक्र ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई। आगे जाते हुए आपको लगता है कि किसी किस्म की जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी अभी कुछ महीने पहले इंडिया के साथ, वो क्रिएट हो सकती है, या इंडिया भी थोड़ा संभला है और सीखा है कि इस तरह आपने पंगे नहीं लेते रहने अपने खित्ते के अंदर? सिमिलरली अफगानिस्तान क्या इस चीज़ को सीख सकता है कि जी आपने भी बिला वजह पंगे नहीं लेने? देखिए, वो जो पहली हम बात कर रहे थे कि खित्ते के अंदर आपको टेंशन्स बढ़ती हुई नजर आएंगी, तो अफगानिस्तान और भारत के साथ भी मेरा यही पर्सपेक्टिव है कि वो जो इशू है टेंशन्स बढ़ने का, वो हमेशा रहेगा। और क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्डर एक तरह से माइट इज राइट के दौर में जा चुका है, तो जिसके पास ताकत होगी वो फिर से कोशिश करेगा कि वो अपनी ताकत लड़ा के देखे कि क्या होता है। मेरा पर्सपेक्टिव भारत और अफगानिस्तान की हद तक ये है कि भारत के साथ पाकिस्तान को पॉलिसी ऑफ डिटरेंस अपनानी पड़ेगी, जहां मॉडर्नाइजेशन हो, एयरफोर्स की डेवलपमेंट्स हो, रॉकेट फोर्स में प्रोग्रेस बनाया जाए, और एलओसी के ऊपर आप सीज फायर को इंटैक्ट रखें। यानी कि भारत को बता दिया जाए कि ठीक है, अमन के लिए राजी है पाकिस्तान, और अगर भारत मेज पे आके बातचीत करना चाहता है तो सौ बिस्मिल्लाह, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान अपनी कैपेबिलिटीज इंप्रूव करता रहेगा, जो गैप्स पिछले साल नजर आए उन्हें फिल करेगा। और अगर फिर से भारत ने अग्रेशन की तो फिर से उसे एक ऐसी सूरत हाल पे फोकस करना पड़ेगा जो शायद वो ना करना चाहें, तो डिटरेंस आपने मेंटेन करनी होगी। अफगानिस्तान की हद तक पाकिस्तान को जो पोस्चर अपनाना चाहिए, मेरा ओपिनियन ये है कि डेग्रेडेशन का प्रोसेस अपनाना चाहिए। अफगानिस्तान के अंदर जो सेफ हेवन्स हैं तालिबान के, टीटीपी और टीटीए बिल्कुल एक हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो अलग हैं। काफी सारे लोग पाकिस्तान में कहते हैं नहीं, आप टीटीए से बात करके टीटीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। मेरा ये मानना नहीं है, तो आपने उन्हें डिग्रेड करना होगा। और पाकिस्तान बिल्कुल एक क्लैरिटी इस वक्त तो आपको नजर आ रही है पाकिस्तान के पोस्चर के अंदर, लेकिन पाकिस्तानियों को ये बात समझना होगी कि अफगानिस्तान में अगर एक थियोक्रेटिक रेडिकल इस्लामिक रिपब्लिक है जो कि बच्चियों को स्कूल तक नहीं जाने देती, अगर वो रेजीम अफगानिस्तान में मौजूद है तो पाकिस्तान कभी सिक्योर नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान को प्रीएम्प्टिवली डिग्रेड करता रहना पड़ेगा टीटीपी और टीटीए के एसेट्स को, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो ये जंग अटक तक तो आ गई है, अटक के उस पार भी आ सकती है बहुत तेजी से। तो जहां तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान को एक अग्रेसिव पोस्चर अपनाना पड़ेगा। और ये अग्रेसिव पोस्चर से पाकिस्तान अकेला नहीं है जो अपनाने की कोशिश कर रहा है। उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, बिलखुसूस अब तो चीन भी एक तरह से वार्न कर रहा है कि दहशतगर्दी बहुत बढ़ रही है अफगानिस्तान में और उसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। तो मेरा ये व्यू है कि डिटरेंस विद इंडिया और डिग्रेडेशन विद अफगानिस्तान की पॉलिसी होनी चाहिए पाकिस्तान की। अच्छा उज़ैर, अफगानिस्तान की साथ जो पॉलिसी है जो अब हमें नज़र आ रही है वो तो जैसे आपने फरमाया बिल्कुल वही है। DGISPR साहब ने इसके ऊपर जो है वो 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं और मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कोई एम्बिगुइटी छोड़ी है। उन्होंने एग्जैक्टली इन्हीं अल्फाज में कहा है कि जो आप कह रहे हैं कि वो अब क्या पॉलिसी रखते हैं उस बारे में। लेकिन जो उसमें एक ट्रेड वाला ताल्लुक है, मतलब हम ये देखते रहे हैं कि जिन ममालिक के दरमियान में जंगें भी चलती रही हैं वहाँ भी ट्रेड जारी रही है। एक एग्जांपल उसकी चाइना और इंडिया भी है। तो ये जो ट्रेड बंद होने की वजह से इस वक्त नुकसान हो रहा है जो कि पाकिस्तान का भी हो रहा है, सिर्फ अफगानिस्तान का नहीं हो रहा, आपके ख्याल में इसको बहाल करने का कोई तरीका है? इसको देखें, आप अगर बहाल भी कर दें तो इस बहाली की वजह से बहुत नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होंगे पाकिस्तान पर। और उसकी वजह यह है, मैं मैक्रो लेवल की बात कर रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान इस वक्त इंटरनेशनल फाइनेंशियल और बैंकिंग सिस्टम से कटा हुआ है सैंक्शंस की वजह से। यानी कि अगर आप तिजारत करते हैं तो वो सारी की सारी तिजारत इनफॉर्मल करेंसी सेक्टर में होगी। बिलखुसूस किस चीज की जरूरत है, हम पहले उससे बात कर चुके हैं, डॉलर की। तो अगर अफगानिस्तान को डॉलर की जरूरत है और आप अपनी तिजारत खोलेंगे तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली आपकी इनफॉर्मल डॉलर मार्केट पे आएगा। और अगर वो जब डॉलर मार्केट पे इम्पैक्ट आएगा तो फिर जो है वो जो गैप इंटर बैंक और ओपन और इनफॉर्मल मार्केट का है वो बढ़ेगा, आपको उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, उस इनफॉर्मल सेक्टर में अगर पैसा घूमने लगेगा तो ये वही इनफॉर्मल सेक्टर है जिसमें सिगरेट भी स्मगल होती है, शराब भी स्मगल होती है, बाकी गंदुम तक भी स्मगल होता है। और उस स्मगलिंग को कार्टेल्स, बिलखुसूस टीटीए, टीटीपी से एसोसिएटेड ग्रुप्स फाइनेंस करते हैं।
तो जब उनके हाथों में पैसा आएगा तो आप समझते हैं कि वो क्या करेंगे उस पैसों से? क्या वो बच्चियों को स्कूल भेजेंगे उस पैसों से? बिल्कुल नहीं। वो उस पैसे से हथियार खरीदेंगे, वही पैसे के हथियार जो है पाकिस्तानी फौजियों को मारेंगे, उनका सर कलम करेंगे, और फिर आप एक जंग में शामिल होंगे। तो ये जो तिजारत का मामला है, क्योंकि अफगानिस्तान इस वक्त एक नॉर्मल रिपब्लिक की तरह बिहेव नहीं कर रहा और इंटरनेशनल सिस्टम से कटा हुआ है, आप खोलेंगे तो उसके ऊपर भी आपको बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ेगा, जिसमें बिल्कुल। पाकिस्तानी फौजियों और पाकिस्तानी शहरियों की जान जाएगी। बिल्कुल उजैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने का, बड़ी आपने इसके ऊपर तफसीली हमें इंफॉर्मेशन दी। सर उजैर से बहुत सारे सवाल थे हमारे रह गए थे, किसी और दिन उनको फिर से बुलाएंगे। इस वक्त के लिए हमारा वक्त ख़त्म हो जाता है, इजाज़त लेते हैं, अगले हफ्ते आपसे चलाकर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।